लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय चैप्टर तीसरा जिसका नाम था जनसंख्या संगठन, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक किए थे वो लिंगानुपात कर लिया था। इसके अलावा आयु संरचना व जनसंख्या पिरामिड कर लिया था। आज हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले इसके अंदर हम 3 या 4 लाइनों के अंदर समझते हैं भी ग्रामीण व नगरीय संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब यानी कि यहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का होता है, क्या कार्य करते हैं, क्या यहाँ का शिक्षा का प्रसार हुआ है, यानी कि जितने भी प्रकार के हमने जनसंख्या के संगठन के अंदर जो पढ़े थे वो ग्रामीण व नगरीय के अंदर भी आते हैं। तो शुरू करते हैं ग्रामीण व नगरीय। सबसे पहले ये जो ग्रामीण व नगरीय है इसका विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसका जो विभाजन किसके आधार के ऊपर किया जाता है तो वो किया जाता है निवास के आधार के ऊपर। इसके अलावा और हम बात करें यहाँ पर इन क्षेत्रों की अगर बात करें, यानी कि ग्रामीण व नगरीय जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की दशाएं पाई जाती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक व आजीविका इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक व आजीविका की दशाएं अलग अलग होती है, यानी कि दोनों के अंदर ये क्या नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होती है जबकि नगरीय क्षेत्रों के अंदर ये अलग होती है। इसके अलावा हम तीसरी लाइन के अंदर और बात करते हैं भी यहाँ पर किस प्रकार से ये विकास के स्तर के अंदर अलग होती है। तो ये जो ग्रामीण व नगरीय जो क्षेत्र होते हैं तो इनके हम और बात करते हैं तीसरी लाइन में। इन क्षेत्रों में आयुलिंग व्यावसायिक जनसंख्या घनत्व व विकास का स्तर अलग पाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर ये चीजें क्या होती है, आयुलिंग यानी कि स्त्री और पुरुषों की संख्या, जनसंख्या घनत्व, इसके अलावा क्या व्यवसाय करते हैं और यहाँ पर किस प्रकार का विकास हुआ है, ये जो चीजें हैं ये ग्रामीण व नगरों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 प्रकार के हमेशा राष्ट्र होते हैं, एक विकसित राष्ट्र होता है और एक विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं। तो दोनों जो होते हैं विकसित व विकासशील, उन दोनों के अंदर फर्क होता है, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए आपके जो दिए हुए हैं वो विकसित है और विकासशील दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले कुछ देशों के बारे में क्या उनके बारे में धारणाएं हैं हम चौथी लाइन के अंदर कर लेते हैं। तो जो हमारी जो चौथी लाइन है वो इस प्रकार से देखिए, कनाडा सबसे महत्वपूर्ण जो देश है आपका वो कनाडा है। उसके बाद में दूसरा
फिनलैंड है। तीसरे की अगर और बात करूं अमेरिका, उसकी हम बाद में बात करेंगे। कनाडा व फिनलैंड, फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश, यूरोपीय देशों में लिंग अनुपात में अंतर पाया जाता है, जबकि अफ्रीका व एशिया में इसके विपरीत पाया जाता है, इसके विपरीत पाया जाता है। ठीक है, जहां पर ये यूरोपीय जो देश है, जहां पर लिंग अनुपात पाया जाता है, उसके विपरीत कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका व एशिया के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मैं एशिया की बात करूं, अफ्रीका व एशिया की, तो यहाँ पर जो दो कंट्री का नाम दिया गया है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जैसे कनाडा व फिनलैंड, उसी प्रकार से जो दिया गया है वो दो देश दिए गए हैं जिनका नाम है जिम्बाब्वे व नेपाल। आपको इनके बारे में याद रखना। तो ये जो देश है, यहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो अलग अलग पाया जाता है, यानी कि यूरोपीय देशों के अंदर अलग है, जबकि इन यूरोपीय देशों के विपरीत काम पर पाया जाता है, अफ्रीका व एशिया के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र के अंदर क्या खास बातें हैं। ये जो मैंने आपको बताई है, ये ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, सामान्य रूप से कहां कहां पर किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है, या यहाँ पर जनसंख्या पाए जाने के पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से यहाँ पर आवास, रहन सहन किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, उन बातों को मैंने आपको बता दिया है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के ऊपर, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपकी इसके अंदर हमने पहली लाइन जो लिखी थी, भी इनका जो विभाजन किस आधार के ऊपर किया जाता है, तो वो निवास के आधार के ऊपर किया जाता है, वो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। दूसरे को हम इकट्ठा, यानी कि दोनों को हम एक साथ करेंगे, नगरीय क्षेत्र। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या क्या खास बात होती है, नगरीय क्षेत्र, यानी कि इन दोनों के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम का अध्ययन किया जाता है, और नगरीय क्षेत्र के अंदर नगर या शहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात करता हूं, जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो कौन से क्षेत्र कहलाते हैं, तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, जबकि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो गैर प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं, गैर प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, आपको ध्यान में रखना है, ये गैर प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भी प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं। हालांकि हमारा जो नेक्स्ट इसी के अंदर जो टॉपिक रहेगा व्यवसायिक संरचना वाला, उसके अंदर ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, ऐसा क्षेत्र कौन सा बता रहा हूं, वैसे ही ऐसा क्षेत्र जिसमें
वस्तुओं का उपयोग प्राकृतिक रूप में करते हैं, प्राकृतिक रूप में करते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनमें वस्तुओं का उपयोग हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। जैसे प्रकृति ने जिस प्रकार की वस्तुएं दी है उनका अपने जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर उसी प्रकार से प्रयोग करना। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अपने मान लेते हैं बेरी का पेड़ है, हमने उसका बेर तोड़ लिए और सीधे खा लिए। सेब का पौधा है, सेब तोड़ लिया, सेब खा लिया। संतरा लगा हुआ है, संतरा तोड़ लिया और उसे सीधा खा लिया। मछली को पकड़ लिया और मछली को सीधा खा लिया। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये कौन से कहलाते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग हम सीधे यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रयोग करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंदर और बात कर लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो आते हैं वो कृषि आती है, ठीक है, इसके अलावा खनन आता है, मछली पकड़ना लकड़ी काटना इत्यादि। ठीक है, ये जो आते हैं ये किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र जो बच जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? नगरीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये बातें। उसके बाद में हम तीसरी लाइन के अंदर बात करते हैं। दो बातें हो गई, तीसरी देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र है, तो इसके अंदर बात करें विकसित राष्ट्रों की, विकसित या यूरोपीय देशों की। ठीक है, दोनों की इकट्ठी बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार का है, नगरीय क्षेत्र किस प्रकार का है। देखिए विकसित व यूरोपीय क्षेत्र या यूरोपीय देश, तो इसके अंदर कौन कौन से देश की अगर मैं बात करूं तो हम जिक्र कर रहे हैं मुख्य तौर से कनाडा, फिनलैंड, इसके अलावा अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा और भी विकसित राष्ट्र हैं, उनकी भी बात हो जाती है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये जो विकसित या यूरोपीय जो देश है इनके अंदर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पाए जाते हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है, वो जो निवास करती है इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, तो वो निवास करते हैं अपने पुरुष। कौन निवास करते हैं? पुरुष निवास करती है। जबकि विकसित व यूरोपीय जो देश है उन देशों के अंदर जो नगरीय क्षेत्र है वहां पर जो सर्वाधिक जो निवास करते हैं वो कौन निवास करती है? स्त्रियां निवास करती है। ठीक है, कौन? स्त्रियां निवास करती है। ये होगी स्त्रियां या महिलाएं निवास करती है। दोनों के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र से यहां से क्या हो गया, इन महिलाओं का क्या हुआ है? ये प्रवास हुआ है। हमने प्रवास का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के ऊपर जाना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यहां से ग्रामीण क्षेत्रों से जिनका प्रवास हुआ है वो किसका हुआ है? महिलाओं का प्रवास हो गया सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है विकसित या यूरोपीय देशों के अंदर वहां पर पुरुष पाए जाते हैं ज्यादा। तो ये जो पुरुष है यहाँ पर जो पाए जाते हैं इनका जो मुख्य कार्य है या ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, तो ये जो बेल्ट है ये ग्रामीण क्षेत्र का, तो ये किसके आधारित है? यानी कि ये कृषि के ऊपर आधारित है। ठीक है, आधारित है। यहां पर जो कृषि का जो आधार है वो कौन है?
पुरुष है, यानी कि कृषि कौन करता है? पुरुष करता है। इसके अलावा यहाँ की जो कृषि है वो किस प्रकार की है? मशीनी यंत्रों से। कृषि जो है वो किससे की जाती है? मशीनी यंत्रों से की जाती है, क्योंकि विकसित राष्ट्र है, अपने देश की तरह नहीं है। तो यहां पर जो है यूरोपीय देशों के अंदर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर पुरुष ज्यादा मात्रा में जो क्या काम करते हैं? अधिकतर कृषि पर आधारित है। और वो जो कृषि के ऊपर आधारित है वो किस प्रकार से है? मशीनी यंत्रों के ऊपर। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। यहां से जो महिलाएं जो प्रवास करके कहां पर चली गई? नगरों के अंदर चली गई, जिससे क्या हो गया? नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। आपको ध्यान में रखना है, प्रवास का जो टॉपिक किया था, एक स्थान से हम दूसरे स्थान के ऊपर जाते हैं, तो जिस स्थान से हम जाते हैं वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है। जिस स्थान के ऊपर हम जा रहे हैं, जिस स्थान की ओर हम जा रहे हैं, तो उस स्थान के ऊपर क्या हो जाती है? जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये जो महिलाएं हैं ये विकसित राष्ट्रों के अंदर जब ये प्रवास करती है तो नगरों की तरफ, इनके पीछे क्या कारण है? तो इनके पीछे अगर मैं मोस्टली कारण की बात करूं जाने का, तो वो दो ही कारण होते हैं। पहला सबसे बड़ा रोजगार, देखो रोजगार, और दूसरा बात करूं तो इसका मतलब देखो ये ग्रामीण क्षेत्र से जब नगरीय क्षेत्र के अंदर जा रही है तो इसका मतलब ये क्या है? शिक्षित है। रोजगार कौन करेगा? जो अच्छा रोजगार वो कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा वही करेगा। तो इसका मतलब ये शिक्षित भी है। ये जो दो फैक्ट है ये किसके अंदर आते हैं? आपके महिलाओं के अंदर आते हैं। और कहां पर? विकसित यूरोपीय देश के अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा का पूरा किस्सा बता दिया। विकसित व यूरोपीय देशों से जब महिलाएं नगरीय क्षेत्र के अंदर जाती है तो उनके जाने के पीछे क्या कारण है? पहला तो रोजगार मिल जाता है, और दूसरी बात, पहली बात देखो, रोजगार जब मिलता है तो उनका रहन सहन का स्तर अलग होगा, जीवन यापन जिस प्रकार से करेगा वो हाई स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि उनका स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। और जब उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा तो उसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण होगा? वो शिक्षित होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं विकासशील देश की। तो पहली लाइन हो गई ग्रामीण, वहां पर नगर हो गया, यहां पर प्राथमिक, वहां पर गैर प्राथमिक। तीसरी विकसित व यूरोपीय देशों के अंदर, यानी कि अगर एग्जांपल की बात करें कनाडा, फिनलैंड व अमेरिका के अंदर, यहां पर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है तो वो किस प्रकार के हैं? पुरुष प्रधान है। और यहाँ पर जो ज्यादातर है वो किस प्रकार की है? महिलाएं हैं। यहाँ से प्रवास करके महिलाएं गई है, और जब ये महिलाएं नगरीय क्षेत्र के अंदर गई है तो इनके जाने के पीछे क्या कारण है? तो ये आपको मैंने दो कारण बता दिया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पुरुष है वो क्या कार्य करते हैं? कृषि का आधारित कार्य करते हैं ज्यादातर। और ये जो कृषि करते हैं वो किस प्रकार से? यानी कि मशीनों के द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं चौथी लाइन की। चौथी लाइन देखिए, अब हम बात करते हैं विकासशील। विकासशील एशिया, अफ्रीका, ठीक। इसके अलावा अगर मैं यहां पर देशों की बात करूं, नेपाल, भारत, पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। तो वो हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए? विकासशील हो गए। ये जो विकासशील है या एशिया है या अफ्रीका है, इन देशों के अंदर या इन महाद्वीपों के अंदर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, यहां पर जो सर्वाधिक है वो किस प्रकार का है? यहां पर क्षत्रियां हैं, क्षत्रियां, ठीक है। इसके अलावा यानी कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, जो विकासशील जो राष्ट्र है वहां पर महिलाएं ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। जबकि यहां से ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रवास होता है वो सर्वाधिक किसका होता है? तो हम कह सकते हैं पुरुषों का होता है। यानी कि नगरीय क्षेत्रों के अंदर पुरुष जाते हैं, ठीक है। और ये जो नगरीय क्षेत्र के अंदर ये जो पुरुष जाते हैं, इनके जाने का पीछे क्या कारण है वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि ये आपके
इससे आगे नहीं है। फिर भी ये जो पुरुष जो नगरीय क्षेत्र के अंदर जाते हैं, इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के मतलब यानी कि रोजगार। रोजगार जैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान से मोस्टली जो लोग जाते हैं वो अरब कंट्री के अंदर जाते हैं। तो अरब कंट्री के अंदर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो रोजगार के लिए जाते हैं, उनकी इनकम अच्छी हो, जिससे उनके घर का जो रहन सहन का जो स्तर है वो ज़्यादा अच्छा हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये प्रवास क्यों नहीं करती, यानी कि ये महिलाएं नगरीय क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं जाती, यानी कि हम कह सकते हैं प्रवास करने से कौन रोक रहा है, क्या कारण है। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं। अब ये जो महिलाएं हैं ये नगरीय क्षेत्र के अंदर प्रवास क्यों नहीं करती, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रवास करने से रोकने वाले कारण। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो महिलाएं हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही क्यों रहती है, जबकि ये नगरीय क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं जाती, इनके पीछे क्या कारण है, या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र के अंदर जाने से जो रोकने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं इन कारणों के बारे में। देखिए सबसे बड़ी जो बात है, ये जो विकासशील है, पहली लाइन इनके अंदर ये जो महिलाएं हैं ये क्यों नहीं जाती, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्यों रहती है, इसके पीछे ये कृषि कार्यों में सहभागिता। ठीक है, पहला जो कारण है वो क्या है, कृषि कार्यों में सहभागिता। इसका मतलब आप समझते ही होंगे, सिंपल सा है। आप गांव में जब रहते हैं तो महिलाएं और पुरुष है वो दोनों एक साथ क्या करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतर जो महिलाएं हैं वो किस कार्य से संबंधित रखती है, कृषि से, इसलिए वो नगरीय क्षेत्र के अंदर नहीं जाती। दूसरी बात, अगर हम दूसरे कारण की ओर बात करें तो दूसरा जो कारण है वो नगरों में आवास की कमी। नगरों में आवास की कमी, जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र का जो कोई भी सदस्य है जब वो काम पर जाएगा नगरों के अंदर, तो नगरों का मतलब है यानी कि वहां पर हमें जो कमरा वगैरह है, जो रूम है, वो क्या लेना पड़ेगा, किराए के ऊपर लेना पड़ेगा। तो एकदम गांव के अंदर खुली जगह के अंदर रहते हैं। जब हम नगरों के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहां पर ये जो है ये महिलाएं अपने आप को कह सकते हैं भी उबाऊ महसूस करती है, यानी कि अच्छा फील नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर खुली जगह है, यहाँ पर जो जगह है वो संकुचित जगह है, यानी कि थोड़ी जगह है, उसके ऊपर वो रह नहीं सकती। यही कारण है। दूसरी अगर और बात करूं तीसरी कारण की, तो अपने बात कर लेते हैं ये जो महिलाएं होती है ये नगरों के अंदर क्यों नहीं जाती, तो ये अपने आप को क्या करती है, असुरक्षित महसूस करती है। असुरक्षित, ये नगरों के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए नहीं जाती। और पांचवा जो कारण वो सभी के अंदर कॉमन होता है, रोजगार की कमी। ठीक है, रोजगार की कमी, रोजगार कमी। ये जो आपके चार जो फैक्ट हैं ये महिलाओं को प्रवास करने से रोकती है। कहां पर, नगरीय क्षेत्रों के अंदर। तो ये जो है ये आपका ग्रामीण व नगरीय जो क्षेत्र है ये मैंने आपको बता दिया है पूरा कंप्लीट। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया चौथा टॉपिक है। अब हम पांचवें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है साक्षरता। अब हम बात कर लेते हैं साक्षरता की। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट का। साक्षरता कोई ज्यादा नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई प्रश्न इसमें से आने की बहुत कम संभावना रहती है। साक्षरता देखिए, साक्षरता, साक्षरता का मतलब
जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं, यानी कि साक्षर कहते हैं। देखिए साक्षरता के अंदर क्या खास बात है, ये जो है ये किसी देश, यानी कि ये किसी देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के सूचक होते हैं। यानी कि कोई भी देश है उसका आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसके ऊपर कौन आधारित होती है? हमेशा साक्षरता होती है। और ये जो आर्थिक और सामाजिक विकास के जो सूचक है वो कौन कौन से है? यानी कि ये जो विकास होता है ये शिक्षा से किस प्रकार से विकास होता है, और ये जो विकास होता है ये किन सूचकों से होता है। तो यानी कि इस विकास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या घटक है शामिल होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं रहन सहन, इसके अलावा सामाजिक स्थिति, इसके अलावा और बात करें शैक्षणिक स्थिति, यानी कि हम बात करें तो सामाजिक रहन सहन हो गया, सामाजिक स्थिति हो गई, शैक्षणिक स्थिति हो गई, वह और बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही लाइन है वह सरकार की नीतियां। ये क्या होते हैं? नीतियां। ये आर्थिक विकास के सूचक है, और ये जो साक्षरता है ये इस आर्थिक विकास के सूचक के अंदर अपना रोल प्ले करती है। ठीक, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये जो साक्षरता है ये भारत के अंदर किस प्रकार से है। तो भारत के अंदर हम बात करें, भारत में साक्षर किसे कहेंगे? तो यानी कि जिसकी उम्र क्या हो, जिसकी उम्र 7 वर्ष वह अक्षर ज्ञान या गणना करने योग्य, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ठीक है, वो हमारे देश के अंदर क्या मानी जाती है? साक्षरता मानी जाती है। कहने का मतलब जो हिंदुस्तान की जो साक्षरता है उसके अंदर किसको शामिल किया जाता है? तो जिसकी उम्र 7 वर्ष हो, 7 वर्ष से अधिक हो, जिसको क्या होना चाहिए? अक्षर ज्ञान होना चाहिए। ऐसे को हम क्या मानते हैं? साक्षरता मानते हैं। तो तभी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण क्या है? ये हमारी साक्षरता है। क्या शिक्षा केवल एक अक्षर ज्ञान तक सीमित है? अगर हमारे देश के अंदर ये जो शिक्षा है ये अगर अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं होती तो आज हमारे देश का हाल कुछ और होता था। हमारे जो क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करवाया था, क्या इस साक्षरता के लिए आजाद करवाया था? यानी कि जब इस प्रकार की साक्षरता हो और विश्व के अंदर हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर ये साक्षरता की ग्रोथ हुई है, इतनी ग्रोथ हुई है, वो रियलिटी में नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर साक्षरता बहुत ही कम है, लो कैटेगरी की है। जिस दिन ये साक्षरता ओरिजिनल रूप के अंदर बढ़ गई उस दिन इस देश के अंदर इस प्रकार के जो शासन चलाने वाले जो व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, उनकी छुट्टी हो जाएगी और इस देश का जो हाल होगा वो एक अलग ही होगा। यानी कि ये भी किन देशों के अंदर शुमार होगा? फिर विकसित राष्ट्रों के अंदर है। किसी देश की जो नींव है वो साक्षरता के ऊपर आधारित होती है, और जिस दिन हमारे देश की साक्षरता बढ़ गई उस दिन हमारे देश का भी हाल विकसित देशों जैसा होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, किस प्रकार से हमारे देश की साक्षरता बढ़ती जाएगी। और बात करें साक्षरता की, सरकार की यहां पर हमने बात की थी नीतियों की। ये नीतियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज आप देख रहे हैं
चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं चाहे नॉन बोर्ड के, वहां पर इंटरनल असेसमेंट दी जाती है। यानी कि सरकार का एक पक्ष है भी इन बच्चों को क्या करना है, पास करना है, सिर्फ पास करके उनके लेवल को बढ़ाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। उसको ज्ञान है या नहीं है उस बात से कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमारी गिनती होनी चाहिए साक्षरता के अंदर, बस ये प्लानिंग है सरकार की। तो हमारे देश के अंदर सरकार की जो नीतियां हैं वो फेल है, और हमारे देश के अंदर जो साक्षरता है, जो रियल जो साक्षरता है वो बहुत ही कम है। तो कब तक ये जो साक्षरता हमारे देश की अच्छी होगी, देखते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो आपका ये जो 2 टॉपिक है ये कंप्लीट हो गए हैं। एक आपका जो पहले हमने जो टॉपिक किया था ग्रामीण व नगरीय, और दूसरा ये जो टॉपिक है साक्षरता। आपका जो एक टॉपिक बच गया बस इस लेसन का, व्यवसायिक संरचना, वो एक हम स्पेशल टॉपिक या स्पेशल वीडियो के अंदर करेंगे। काफ़ी अच्छा वह 3 नंबर का प्रश्न भी उसके अंदर से आ जाता है कई बार। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।